है कि आकाश आनंद को उन्होंने बीएसपी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो हम लोग कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम बहुजन मीडिया के लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आखिर में जो फैसला रहा बहन मायावती जी का, वो कितना सही और कितना गलत है, और ये इस फैसले से लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ सकता है। तो हमारे साथ हैं बादला एक्सप्रेस न्यूज़ से मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो सर भैया, आप क्या कुछ कहेंगे आज का जो फैसला रहा बहन मायावती जी का, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, इसका परिणाम अब 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी कोई मैं ऑथराइजेशन खबर नहीं बता सकता। अभी सूत्रों के हवाले की खबर है कि अंदर से क्या हुआ है। अभी उसका कोई ऑथराइजेशन अपन को नहीं मिला है, प्रेस व्यक्ति जारी नहीं हुई है। तो 2024 के चुनाव में अगर इस प्रकार का कोई माहौल बनता है, आकाश आनंद को हालांकि बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है उसको छोड़कर जो अन्य जिम्मेदारियां हैं तो वहाँ पर दी गई हैं। हालांकि आकाश आनंद यूथ लीडर हैं और कुछ आजकल युवाओं को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनको आने से कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा मिल सकता है देखने के लिए। और क्या चुनाव में बड़ी भूमिका आकाश आनंद निभाएंगे, तो युवाओं के साथ साथ जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक ऊर्जा देखने के लिए मिलेगी। और आप अभी लगातार जिस प्रकार से देखा गया कि मध्य प्रदेश का चुनाव विधानसभा का हुआ, तेलंगाना का हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ का हुआ, और राजस्थान की बात करें, आप बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, लगातार चारों स्टेट का आपने जो है लगातार खबर कवर की। तो क्या कुछ रिजल्ट रहा? खबर तो देखने में सही लग रही थी, बीएसपी की सीट निकलेगी, लेकिन क्या कुछ कारण रहा कि सीट नहीं निकल पाई? देखो, बसपा की शुरू से ऐसा नहीं है कि बसपा की रैलियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बसपा का कार्यकर्ता भी तन मन धन से लगा होता है और बसपा का वोटर भी वोट बहुत डलता है। लेकिन अब इस चीज़ की मैं कोई ये नहीं कह सकता कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि एकदम से जो बहन जी ने सवाल उठाए हैं इस प्रकार के कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ये मानने वाली बात हो सकती है। क्योंकि हम बात करें तो 3-4 विधानसभा ऐसी थी जिनमें हमने अंदर से जाकर देखा, तो जिन गाँवों में हमने सर्वे किया तो उस विधानसभा के मतलब 70% गाँव बसपा की तरफ थे। अब 70% गाँव बसपा की तरफ हैं और बसपा का रिजल्ट ना आना एक सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम की गड़बड़ है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। और हम लोगों ने इस प्रकार से तेलंगाना भी गए, राजस्थान भी रहे, हरियाणा, यूपी भी, एमपी भी रहे और छत्तीसगढ़ भी रहे। सभी राज्यों में माहौल बसपा का अच्छा था। कुछ कुछ सीटें जो बसपा की पहले से मजबूत हैं वो पहले से और मजबूत थी, कुछ नई भी देखने के लिए मिली। लेकिन मान सकते हैं कि उन पर कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिल पाया। बसपा मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर सेकंड नंबर पर रही है। राजस्थान में बसपा की 2 सीट निकली हैं, एक पे सेकंड नंबर पर रही है। और छत्तीसगढ़ में 1 से 2 सीटें उन पर सेकंड नंबर पर रही है। तेलंगाना में 1 सीट पर सेकंड नंबर पर रही है। हालांकि बसपा का वोट बैंक की बात करें तो सिर्फ तेलंगाना में 2.8% मिला है, बाकी सभी जगह वोट बैंक भी गिरा है। एमपी में 5 से 3.5% रह गया है। राजस्थान में 2% वोट रह गया है और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 8.2 हो गया है और छत्तीसगढ़ में 2% वोट रह गया है। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग जो घटी हुई, जिस प्रकार से वोट बैंक भी गिरा हुआ, तो वो भी कहीं सोचने वाला है कि बसपा का हमने जब कवरेज कर रहे तो लग रहा था कि बसपा कहीं ना कहीं कोई बड़ा कार्य करने वाली है। लेकिन हमने देखा कि बसपा का जो वोटर है वो लगातार बुरी तरह से लगा हुआ था। जिन सीटों पर बात करें, जो 4 सीटें सेकंड नंबर पर आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अंतर से आ रही हैं। तो देखने में लग रहा था कि बसपा कुछ नया कर पाएगी, लेकिन ना कर पाई। दुर्भाग्य की बात यह है कि क्या कुछ रहा, एकदम से बीजेपी ने तीनों राज्यों में बाजी मारना, तो ये कह नहीं सकते कि बीजेपी ने क्या किया है। सोचने वाली बात है, ज़रूर असमंजस की बात तो है कहीं ना कहीं। तो देख सकते हैं आप जिस प्रकार से लगातार इन्होंने कवर किया था, और कवर करने का नतीजा रहा कि इनको लगा था कि बीएसपी की सीट निकलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सीट ना निकल पाई, और उसका मुख्य कारण भी रहा है। और आज का जो ये खबर है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा न्यूज़ है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी नेशनल चौपाल के पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हम कहेंगे, क्योंकि बहुजन मीडिया की बात जो रियलिटी होती है उसको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं पूरी ईमानदारी से। तो मैडम, आपका परिचय? ये हम इंजीनियर स्नेहा हैं, नेशनल चौपाल जो है इसके काम करते हैं, नेशनल चौपाल पर काम करते हैं बहुजन मीडिया। जी मैडम, आज जो बहन मायावती जी ने एक निर्णय लिया, फैसला लिया कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का, क्या कुछ लगता है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, अब इसमें कुछ इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, या फिर जो विधानसभा के चुनाव 4 राज्यों के हुए हैं, क्या फिर ऐसे ही रह जाएगा?
देखिए रिज़ल्ट की अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी हमेशा ये बात करती है कि हम सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि सामाजिक आंदोलन है, और इस सामाजिक आंदोलन को एक के बाद एक इसको चलाने के लिए हमेशा एक लीडर की ज़रूरत होती है। अगर बात करते हैं फुले साहब से ही अगर शुरुआत करते हैं, तो महात्मा ज्योतिराव फुले के जाने के बाद इस आंदोलन को सत्यशोधक आंदोलन का उस समय जब नाम रहा था, उसको छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया। छत्रपति शाहू महाराज के बाद खुद उन्होंने उत्तराधिकारी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब के बाद जो है तुम्हारी सारी समस्या, तुम्हारा जो राजा होगा वो बाबा साहब अम्बेडकर होंगे। हमारे बाद तुम इस चिंता में मत रहना कि अब तुम अपनी समस्याएं किससे कहोगे, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर से कहेंगे। तो ये चीज़ मानगांव परिषद में शाहू महाराज ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना ये आंदोलन चला। उस आंदोलन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, और हमने देखा कि कैसे नुकसान हुआ। लगभग बाबा साहब के जाने के बाद 10 से 15 सालों में अम्बेडकराइट आंदोलन जो है वो धाराशायी हो गया था। तो उसके बाद माननीय कांशीराम साहब आते हैं 65 के बाद, 1965 के बाद, और फिर माननीय कांशीराम साहब ने फिर इस आंदोलन को नया आयाम दिया, राजनीतिक जो है परिचय दिया इस आंदोलन को, और उसकी राजनीतिक पहचान मिली। माननीय कांशीराम साहब ने 2002 में बहन जी को उत्तराधिकारी घोषित किया। और ये अगर आज की तारीख में बहन मायावती जी ने ऐसा अगर कोई घोषणा कर रही है आज की तारीख में और आकाश आनंद को लेकर, तो ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक यूथ लीडर बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। इतना ही नहीं, आकाश आनंद बड़े एक्सेसिबल नेता हैं, लोगों में रहते हैं, लोगों में जाते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है समाज के साथ। इतना ही नहीं, जो बहुजन मीडिया की हम बात करते हैं, उस बहुजन मीडिया को भी लेकर वो अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी जानकार है, क्योंकि हम देखते हैं उनके साथ हमेशा एक टीम चलती है जो बहुजन समाज पार्टी नाम का जो यूट्यूब हैंडल संभालती है। तो वो एक चीज़ देखने को मिलेगी, तो कुछ अच्छे पॉजिटिव बदलाव होंगे। और जो युवा आज तक इंतज़ार कर रहे थे कि एक हमारा लीडर हो जिसके लीडरशिप में लगातार बसपा के अंदर वो काम करे, तो वो लीडर भी जो है वो आकाश आनंद पे देख रहे थे। तो अब आधिकारिक तौर पर घोषणा होगी तो बसपा को इसका फ़ायदा मिलेगा 2024 में भी, और आने वाले जो भी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, तो और भी अन्य राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव उसमें भी इसका जो फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मैम सबसे बड़ा सवाल ये भी आ जाएगा कि अब जिस प्रकार से आकाश आनंद को लोग कहते थे, आकाश आनंद अभी विदेश से पढ़ के आए, उनको कुछ नहीं पता राजनीतिक बारे में, और लगातार ये भी मायावती जी के ऊपर ये टिप्पणी लोग करते हैं फेसबुक ट्विटर से लेकर कि मायावती जी अपने परिवार के लोगों को ही पार्टी में रख रही, परिवारवाद करती हैं। इस पर क्या कुछ पूरा विश्लेषण रहेगा? देखिए परिवारवाद को लेकर जो है बहुजन समाज पार्टी जिस आंदोलन से आती है, उस आंदोलन का ये मानना है कि एक व्यक्ति का मिशनरी होना सही नहीं है जब तक उसका परिवार मिशनरी ना हो। और जब इस विचार के साथ कोई कैडर आगे बढ़ता है, और उसी कैडर में अगर आप ये देखें कि कोई एक लीडर मिशन के साथ चल रहा है, फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन के साथ चल रहा है, और दूसरा उसी के परिवार का कोई बच्चा या उसी के परिवार का कोई भी एक सदस्य अगर किसी और विचारधारा के साथ चले, बीजेपी कांग्रेस जैसे विचारधारा के साथ चले, तो इसे सही नहीं देखा जाता। तो ये परिवारवाद का जो आरोप है ये तो वो लोग लगाते हैं, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगाती है, लेकिन परिवारवाद का आरोप हमें लगता है कि यहाँ पर लागू नहीं होता है। ये एक मिशनरी परिवार है बहन मायावती जी का, हम और मिशनरी परिवार में यही चीज़ होती है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मिले, ताकि दुश्मनों को जो है वो दुश्मनों को जगह नहीं मिलना चाहिए कि जो फूट डालो और जो राज करो होते, तो घर परिवार में सदस्यों में जो फूट डालने वाली जो बात है वो यहाँ पर लागू नहीं होती। इसीलिए कई जो विरोधी दल है उन्हें इस बात से दिक्कत है, इसीलिए परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो मैम से लास्ट सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से अगर बहुजन की बात किया जाए, बहुजन समाज की जो आजकल यूथ आइकन है, युवा है, लगातार वह बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, आकाश आनंद पर भी वो आरोप लगाते हुए नज़र आते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आकाश आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते रहेंगे, वो कोई बात नहीं है। हम इसे सकारात्मक तरीके से अगर लेंगे तो बखूबी बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा होगा, बहुजन समाज को फ़ायदा होगा, और आने वाले 2024 में भी, क्योंकि आरोपों का क्या है, आरोप जो काम करेगा उसी के ऊपर आरोप लगेंगे, जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को ये बातें जो है इसमें कुछ बेसलेस बातें हैं, तो इन चीज़ों को हमें लगता है इग्नोर करना चाहिए। बहुत थैंक यू वेरी मच। तो देख सकते हैं इस प्रकार हम मौजूद हैं यहाँ पर, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और ये आज का तो ऐतिहासिक फैसला मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा फैसला रहा है बहन मायावती जी का। यहाँ पर तमाम मीडिया के लोग मौजूद हैं, तमाम जगह बाइटें हो रही हैं, और सभी लोग यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहन मायावती जी का फैसला आज का रहा है 10 दिसंबर 2023 का, वो बहुत बड़ा फैसला है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने फैसला लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली खबरों में।